सुनिए, आप चाहे तो यहां बैठ सकते हैं। जगह काफी है। आखिर एक आदमी को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए? आइए आइए। नहीं नहीं, मुझे तकलीफ नहीं होगी, आप बैठिए बैठिए। बेशक, आप चाहे तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूं। आदमी बात कर सकता है और चुप रह सकता है। एक ही वक्त में। इसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं बरसों से करता आ रहा हूं। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब है चुप रहना, और बात करने का मतलब है बात करना। खैर, दोनों बातें एक साथ नहीं की जा सकती। आप छोटे मग से फिरे। लगता है आपको अभी लत नहीं लगी है। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं हैं। इस घड़ी यहां जो लोग आते हैं उन सबको मैं पहचानता हूं। उनसे आप कोई बात नहीं कर सकते। वो यहां आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए, क्योंकि दूसरे पब बंद हो चुके होते हैं और वो बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। मेज पे, बाहर सड़क पे, ट्राम में। कई बार तो मुझे उन्हें उठाकर उनके घर तक पहुंचाना पड़ता है। बेशक वो अगले दिन मुझे पहचानते ही नहीं हैं। मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। आप आए और उस मेज पर आकर बैठ गए। मुझे ये काफी बुरा सा लगा। मैं अपने आप को आप पर नहीं थोपूंगा। हम चाहे तो साथ बैठकर भी अपनी अपनी बियर पर अकेले रह सकते हैं। मेरी उम्र में ये जरा मुश्किल है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। धीरे धीरे अपनी गरिमा के साथ बूढ़ा होना एक बहुत बड़ा ग्रेस है। हर आदमी के बस का नहीं। इसे काफी मेहनत से सीखना पड़ता है। बूढ़ा होना एक कला है। क्या? क्या कहा आपने? मेरी उम्र? जरा अंदाजा तो लगाइए। नहीं साहब, आप मुझे नाहक खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूं आपने खुश तो जरूर कर दिया, और अगर मैं इस खुशी को मनाने के लिए एक बियर और लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? और
आप नहीं लेंगे। मैं जिद नहीं करूंगा। आदमी को अपनी जिंदगी और शराब चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। दोनों को सिर्फ एक बार चुना जा सकता है, उसके बाद तो हम उसे दोहराते रहते हैं। जो एक बार पी चुके या जो जी चुके। आप दूसरी जिंदगी को मानते हैं? मेरा मतलब है मौत के बाद भी। और मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। 3 बजे, ये भयानक घड़ी है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, 2 बजे लगता है अभी रात है, और 4 बजे सुबह होने लगती है। 3 बजे आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मृत्यु आने की कोई घड़ी है तो यही है। नहीं जनाब, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। पेंशन याफ्ता लोगों के अपने शौक हैं। मेरे पास एक बिल्ली है जो बरसों से मेरे साथ रह रही है। अब देखिए ना, मैं यहां बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूं, और उधर वो मेरे इंतजार में बाहर सड़क पर नजरें टिकाए बैठी होगी। मैं तो ऐसे लोगों की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका कोई इंतजार ना कर रहा हो, या जो खुद किसी का इंतजार ना कर रहा हो। जिस क्षण आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, उस क्षण आप जीना भी छोड़ देते हैं। बिल्लियां काफी देर तक और बहुत सब्र के साथ इंतजार कर सकती है। इस लिहाज से वो औरतों की तरह है। सिर्फ इस लिहाज से ही नहीं, उनमें औरतों की ही तरह अपने तरफ खींचने और आकर्षित करने की असाधारण ताकत होती है। डर और मोह दोनों में ही हम उनके सामने अकेले में बंधे लुटे से खड़े रहते हैं। यूं डर आपको कुत्ते या अन्य जानवर से भी लगेगा, लेकिन वो निचले दर्जे का डर है। आप एक और किनारा करके चले जाते हैं और वो दूसरी ओर किनारा करके चला जाता है। उसको डर लगा रहता है कि आप उस पे बेईमानी ना कर बैठे, और आप डरे सहमे से रहते हैं कि कहीं वो नजरें बचाकर
झपट ना ले, लेकिन इसमें कोई रहस्य, कोई रोमांच, कोई संभावना नहीं है, जैसा अक्सर हमें बिल्ली या सांपों को देखकर लगता है। सच बात यह है, और ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कि बिल्लियों को औरतों की तरह आखिर तक सही सही नहीं पहचान सकते। चाहे आप उनके साथ बरसों से ही क्यों ना रह रहे हो। इसलिए नहीं कि वो खुद जानबूझकर आपसे कई चीजें छिपाती है, बल्कि खुद आप में इतना हौसला नहीं रहता कि उनके भीतर लगे दरवाजों को आप आखिर तक खोल सके। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? ज्यादातर हमें वही चीजें अपनी तरफ खींचती है जिसमें थोड़ा सा आतंक छिपा हो। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बियर और लूं। कुछ देर बाद ये पब बंद हो जाएगा और उसके बाद सारे शहर में एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। आप घबराइए नहीं, मैं अपने पीने की सीमा जानता हूं। आदमी को जमीन से तकरीबन 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो वो उठता ही चला जाएगा। और इस उड़ान का अंत होगा किसी पुलिस स्टेशन में या किसी नाले में, जो कि ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं है। और कुछ लोग डर के मारे जमीन पर ही पांव जमाए रहते। ऐसे लोगों का पीना और ना पीना बराबर है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। 1.5 इंच ऊपर। इतनी चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सके। जब लौ उंगली तक सरक आए तो उसे छोड़ देना चाहिए। उसे कब तक पकड़े रहना है और कब छोड़ना है, पीने का रहस्य भी इसी पहचान में छिपा है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब हम 1.5 इंच के ऊपर चले जाते हैं। फिर वो किसी काम का नहीं। आपको शायद हंसी आएगी कि पहचान तभी आती है जब हम पहचान के परे चले जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरी बात को हंस के टाल देंगे। मैं खुद कई बार कोशिश करता हूं कि इस आशा के साथ रहना सीख लूं। वो वाली आशा नहीं, आशा, उम्मीद के साथ रहना सीख लो कि कई चीजों का ना जानना ही हमें सुरक्षित रखने का रास्ता है। आप रफ्ता रफ्ता इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं, जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं। एक ही घर में
बरसों तक। हालांकि एक संशय बना रहता है कि वो भी अपना खेल खेल रही है और इस संशय से छुटकारा पाने के लिए आप दूसरी या तीसरी स्त्रियों से प्रेम करने लगते हैं। ये निराश होने की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य, तीसरी का अपना। ये शतरंज के खेल की तरह है। आप एक चाल चलते हैं और आपके विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं खुल जाती है। एक बाजी हारने के बाद आप दूसरी बाजी में जीतने की आश लगाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की अपनी संभावनाएं हैं, पहली बाजी की तरह अंतहीन और रहस्यपूर्ण। इसीलिए मैं कहता हूं, आप चाहे कितनी ही औरतों के संपर्क में क्यों ना आए, असल में आपका संपर्क सिर्फ एक औरत से होता है। नहीं जनाब, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं। अगर आप मेरी बिल्ली को छोड़ दे तो। जी हाँ, मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है। ये मेरा अनुमान है। आप कुछ हैरान से हो गए। मैंने अनुमान इसलिए कहा क्योंकि मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। अगर आप अपने किसी को मरते हुए ना देख ले या अपने हाथों से ना दफना दे, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि वो जीवित नहीं है। आपको शायद हंसी आएगी अगर आप अपने किसी को मरते हुए ना देख ले या अपने हाथों से ना दफना दे। आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि वो जीवित नहीं है। आप दरवाजा खोलेंगे और वो रसोई से भागती हुई, तौलियों से हाथ पोंछती हुई आपके सामने खड़ी हो जाए। बेशक ये भ्रम है। उसकी बजाय अब बिल्ली आती है जो दरवाजे के पीछे देरी पर सिर टिकाए अपने आंखों का रंग बदलते रहती है। मैंने लोगों से कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है कि समय उतना सोखता नहीं
जितना बुहार देता है। अंधेरे कमरे के कोने में कालीन के नीचे बाहर से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर की तरफ रहते हैं। और किसी भी अनजान घड़ी में वहां पर झपट सकती है, झपट सकती है। मैं शायद भटक रहा हूं। बियर पीने का ये सुख है कि आप रास्ते से भटक जाते हैं और एक ही दायरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आप लोग बच्चों का वो खेल जानते हैं, जब बच्चे एक दायरा बनाकर बैठ जाते हैं और एक बच्चा हाथ में रुमाल लेकर उनके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। वाह, आपके देश में भी खेला जाता है? देखिए ना, हम चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, बच्चों के खेल हर जगह एक जैसे ही होते हैं। उन दिनों हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। हम में से किसी को भी नहीं पता था कि कब वो किसके पीछे अपना फंदा छोड़े जाएंगे। हर आदमी एक भयभीत बच्चे की तरह बार बार पीछे मुड़कर देखता था, कहीं उसके पीछे तो नहीं। जी हां, इन्हीं दिनों यहां जर्मन आए थे। आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, मेरी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। हालांकि लड़ाई की वजह से सुबह से शाम तक काम में जुटे रहना पड़ता था और मैं एक जवान बैल की तरह डटा रहा। एक उम्र होती है जब हर आदमी एक औरत सुख के दायरे में रहना सीख लेता है। उसके परे उसके पास देखने की फुर्सत ही नहीं होती। उस वक्त तक उसे महसूस ही नहीं होता जब वो खुद उस दायरे से आपने अक्सर देखा होगा, जिसे हम सुख कहते हैं वो एक खास लम्हे की चीज है जो अपने में ही बहुत ठोस है, लेकिन उस लम्हे के गुजर जाने के बाद वो बहुत कुछ फीका, कुछ हैंगओवर सा धुंधला लगता है। लेकिन जिसे हम दुख, तकलीफ या यातना कहते हैं, उसका कोई हूबहू मौका नहीं होता। ऐसी दुर्घटना के वक्त हम बदहवास से हो जाते और अपनी यातना का सही अनुमान नहीं लगा सकते। अपनी यातना के लिए कोई बना बनाया फ्रेम नहीं ढूंढ पाते जिसे उसे सही फिट कर सके। किसी दुर्घटना का होना एक बात है और उसका सही अनुमान अपनी पूरी जिंदगी में भोग पाना या भोग पाने में काबिल हो सकना बिल्कुल दूसरी।
ये असंभव है, ऐसा होता नहीं। अपने आप को बार बार दूसरे की स्थिति में रखकर उतने ही कष्ट की कल्पना करना जितना दूसरे ने भोगा हो, वो कुछ ज्यादा हो सकता है या कुछ कम, लेकिन उतना नहीं और वैसा नहीं जितना दूसरे ने भोगा हो। नहीं जनाब, आप मुझे गलत ना समझिए। मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते नहीं देखा। जब मैं घर पहुंचा, मैरी, 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 कहाँ चली गई? पेपर पड़ा है। मैरी, 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 हेलो, बाद में पता चला वो उसे ले जा चुके हैं। 7 बरस की विवाहित जिंदगी में पहली बार मैंने खाली घर में प्रवेश किया। उन दिनों मेरे पास बिल्ली नहीं थी। मैंने उसे काफी वर्षों बाद पालना शुरू किया। दूसरे घर के पड़ोसी अपनी अपनी खिड़कियों से झांक कर मुझे देख रहे थे। अरे ये स्वाभाविक है। मैंने खुद ऐसे लोगों को अपनी खिड़कियों से झांकते हुए देखा है जिनके रिश्तेदारों को गेस्टापो पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी में लेके जाती थी। लेकिन मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं घर लौटूंगा और वो अपने कमरे में नहीं होगी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। जब हम मौत, यातना या दुर्घटना के बारे में अखबार में पढ़ते हैं, हमें ये ख्याल कभी नहीं आता कि ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। नहीं, हमें हमेशा लगता है कि ये दूसरों के लिए है। वाह, मुझे खुशी होगी कि आप एक बियर ले रहे हैं। आखिर खाली ग्लास के सामने आप सारी रात तो नहीं बैठ सकते ना।
मैं जानता था आप मुझसे ये प्रश्न करेंगे। अगर आप ना करते तो शायद मुझे कुछ हैरानी होती। शुरू में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने आपसे कहा ना, ऐसी दुर्घटना के वक्त आदमी बदहवास सा हो जाता। वो अपनी यातना का सही सही अनुमान नहीं लगा सकता। मेरी पत्नी की चीजें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार, अलमारी और मेज के दराज खुले पड़े थे। उनके भीतर की सारी चीजें उल्टी सीधी पड़ी थी। क्रिसमस के उपहार, सिलाई की मशीनें, पुराने फोटो एल्बम। शादी के बाद कई चीजें खुद ब खुद इकट्ठा हो जाती। उन्होंने हर एक चीज को उलट पुलट कर देखा था, कोने कोने की तलाशी ली थी। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उनके हाथों से बची रह गई हो। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा रहा। मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा था। तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट था। सोने से पहले वो अक्सर सिगरेट पिया करती थी। शुरू में मुझे उसकी आदत अखरती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसका आदी हो गया। पलंग के पास टिपाई पर उसकी किताब रखी थी, जिसे उन दिनों पढ़ा करती थी। जिस पन्ने को उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था, वहां उसने निशानी के लिए अपना क्लिप दबा दिया था। क्लिप पर उसके बालों की गंध जड़ी थी। अरसा साथ रहते रहते हमें छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती है। ये स्वाभाविक है। विवाह से पहले हम हमेशा बड़ी और अनुभवपूर्ण चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन विवाह के बाद ये सारी बड़ी चीजें हाथ से फिसल जाती और कुछ छोटी मोटी चीजें, सताई दिखने वाली दिनचर्या, रोजमर्रा के आपसी भेद बचे रह जाते, जिन्हें हम शर्म के कारण दूसरों से कभी नहीं कह पाते, लेकिन जिनके बिना हर छोटी बड़ी चीजें सूनी जान पड़ती है। उस घड़ी में अपने में नहीं था। मेरी पत्नी अपने कमरे में नहीं थी। ये महज एक हकीकत थी। मैं उसे समझा सकता था, लेकिन वो उसे पकड़ कर ले जा चुके थे। 7 बरस की विवाहित जिंदगी में मैंने पहली बार अपनी पत्नी पे संदेह किया था, मानो उसने कोई चीज मुझसे छिपा ली हो, कोई ऐसी चीज जिसमें मेरा कोई भी साझा नहीं था। बाद में पता चला कि गेस्टापो पुलिस कई दिनों से उसकी ताक में है। उसके पास कई गैरकानूनी पैम्पलेट और पर्चियां पाई गई थी।
जो कि उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। और ये सारी चीजें मेरे कमरे से बरामद हुई थी। आपको शायद हंसी आएगी कि उस रात से पहले वो और मैं उसी कमरे में सोते थे, प्रेम करते थे, और उसी कमरे में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसका रहस्य थी, जिसमें मेरा कोई साझा नहीं था। आपको ये बात दिलचस्प लगेगी कि वो मेरी पत्नी को मुझसे कई अधिक अच्छी तरीके से जानते थे। जरा ठहरिए, मैं अपना ग्लास खत्म कर लेता हूं, फिर आपका साथ दूंगा। इतनी जल्दी नहीं, पीने का लुत्फ इत्मीनान से पीने में है। हमारी भाषा में कहावत है, हमें जी भरकर पीना चाहिए, क्योंकि 100 बरस बाद हम जीवित नहीं रहेंगे। 100 बरस एक काफी लंबा अरसा है। आपको नहीं लगता इतने अरसे तक कोई जीवित रह सकता है? मुझे शक है। आदमी खाता है, पीता है, सोता है, और एक दिन अचानक नहीं जनाब, भयानक चीज मरना नहीं है। लाखों लोग रोज मरते हैं और आप चू तक नहीं करते। भयानक चीज ये है कि मृत आदमी अपना भेद हमेशा के लिए लेकर चला जाता है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक तरह से वो मुक्त हो जाता है। उस घड़ी मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगा रहा था। आपको शायद हंसी आएगी कि पुलिस के बाद मैं दूसरा आदमी था जिसने अपनी पत्नी की चीजों की दोबारा तलाशी ली थी। एक एक चीजों को उलट पुलट कर पूरी गहराई से देखा और परखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने पीछे ऐसा एक भी सुराग नहीं छोड़े जाएगी जिसकी मदद से मैं कोई ऐसी चीज पा सकूं जिसमें मेरा भी कोई साझा हो। उसके विवाह के ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखे कुछ पत्र पत्रिका जिन्हें विवाह से पहले मैंने ही उसे लिखे थे, कुछ पत्थर और पंख जिन्हें वो इकट्ठा किया करती थी। आपको शायद हंसी आएगी कि उस रात मैं अपनी पत्नी की चीजों को कुछ इस तरह टटोल रहा था जैसे मैं उसका पति ना होकर भेदिया पुलिस का पेशेवर नौकर हूं।
मैं जानता था वो उनके हाथों से नहीं बच सकती। वो जिन लोगों को पकड़ कर ले जाते थे उनमें से मैंने एक को भी वापस लौटते नहीं देखा। लेकिन उस रात मुझे इस चीज ने इतना भयभीत नहीं किया कि मृत्यु उसके नजदीक है, जितना इस चीज ने कि मैं उसके बारे में कभी पूरा सत्य नहीं जान पाऊंगा। मृत्यु हमेशा के लिए उसके भेद पर ताला लगा देगी और वो अपने पीछे ऐसा एक भी सुराग नहीं छोड़े जाएगी जिसकी मदद से मैं उस ताले को खोल सकूं। दूसरे दिन उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटा। मैं तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता था वो आएंगे। अगर मेरी पत्नी सब कबूल कर लेती तो उन्हें शायद मेरी जरूरत न पड़ती, लेकिन मैं जानता था कि वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेगी। मैं उसके रहस्य अपरिचित था, उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो चुप रहना जानती थी, चाहे यातना कितनी ही भयंकर क्यों ना हो। उन्हें मेरी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा मैं अपनी खाल बचाने के लिए कन्नी काट रहा। वो मुझे एक अलग सेल में ले गए। और हफ्ते भर मुझसे सिर्फ एक ही सवाल अलग अलग ढंग से पूछते थे। मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या जानता, वो कहाँ जाती थी, किन लोगों से मिलती थी और किस आदमी ने उसे पैम्पलेट दिया था। किसी भी तरह का उत्तर खींचने के लिए वो जो तरीका अपनाते थे, मैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। वो मुझे उस वक्त तक पीटते थे जब मैं अपनी चेतना न खो दूं। उनमें असीमित धैर्य था। वो उस समय तक प्रतीक्षा करते थे जब मेरी चेतना वापस न आ जाए। फिर वही पुराने सवाल और अंतहीन याचना। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं जो अपनी पत्नी के साथ अनेक वर्षों तक रह रहा हूं उसकी कार्रवाई के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उन्हें लगा मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूं। वो मुझे पीटते थे, लेकिन मेरी यातना ये नहीं थी। मेरी यातना ये थी कि उनके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। कहने के लिए कुछ अति साधारण घरेलू बातें थी जो शायद हर स्त्री अपने पुरुष से कहती है। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रोजमर्रा की दैनिक जिंदगी के साथ
वो एक अलग जिंदगी जी रही थी, मुझसे अलग, मुझसे बाहर, मुझसे अछूती। एक ऐसी जिंदगी जिसमें मेरा कोई साझा नहीं था। आपको ये बात हास्यास्पद सी लगेगी कि अगर वो मेरी पत्नी को ना पकड़ते तो सारी उम्र मैं यही सोचता कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूं। वो लड़ाई के अंतिम दिन थे और गेस्टापो पुलिस अपने शिकार को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। मेरी पत्नी ने आखिर तक कुछ कबूल नहीं की। उन्होंने उससे उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन वो मुझे कच्चा समझ रहे थे। वो मुझे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मृत्यु से कम आदमी को जितना अधिक कष्ट दिया जा सकता था, उसमें उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो मुझे पीटते थे, वो मुझे उस वक्त तक पीटते थे जब मैं बेहोश हो जाता था या वो थक जाते थे। मैंने आखिर तक कुछ कबूल नहीं किया। ये मेरा साहस नहीं है, सच बात यह है कि कबूल करने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। जब पहली रात मैं अपने कमरे में प्रवेश किया, मुझे लगा कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर छलना की है। बार बार ये सवाल मुझे कोसता था कि स्वयं मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन गेस्टापो के सामने पीड़ा और कष्ट के असहाय क्षण गुजरते गुजरते मैं उसके प्रति कृतज्ञ सा हो गया कि उसने एक तरह से मुझे बचा लिया। मैं आज भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता, अगर मुझे अपनी पत्नी का रहस्य मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर पाता? जरा सोचिए, उसने एक तरह से मुझे बचा लिया। अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी तरह का दुराव छिपा नहीं होता, वो आईने की तरह साफ होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ा भ्रम कोई दूसरा नहीं। प्रेम करने का अर्थ अपने आप को खोलना ही नहीं, बहुत कुछ छिपाना भी होता है, ताकि हम दूसरों को अपने निजी खतरों से मुक्त रख सके। हर स्त्री इस बात को जानती है, क्योंकि वो पुरुष से कई अधिक प्रेम करने की क्षमता रखती है। आपको ऐसा नहीं लगता? शायद मैं गलत हूं, लेकिन रात को सोते समय मुझे ये सोचकर हल्की सी तसल्ली मिलती है, छोड़िए, अब मैं आपको समझा नहीं सकता। मैं जब आपको अपनी मेज पर बुलाया था तो इस आशा के साथ नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं।
नहीं जनाब, मैंने दोबारा अपनी पत्नी को नहीं देखा। एक दोपहर जब मैं घर लौट रहा था, मेरी निगाह उस पोस्टर पर पड़ी जिसे शहर की दीवारों पर अक्सर दूसरे तीसरे दिन चिपका दिया जाता था। जब मेरी निगाह अपनी पत्नी के नाम पर पड़ी, तो उस क्षण मुझे काफी विचित्र सा लगा कि उस छोटे से नाम के पीछे मेरी पत्नी का चेहरा हो सकता। मैंने आपसे कहा ना, अगर आप अपने किसी को मरते हुए ना देख ले तो एक धुंधली सी आश बने रहती है कि वो जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे देखिए ना, मैं अपनी बातें दोहराने लग गया हूं। बियर पीने का ये सुख है कि आप रास्ते से भटक जाते हैं और एक ही दायरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब जा रहे हैं, जरा ठहरिए, मैं अपनी बिल्ली के लिए सलामी के कुछ टुकड़े ले लेता हूं। बेचारी भूखी प्यासी इस वक्त तक मेरे इंतजार में बैठी होगी। भाई साहब, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है और मैं अपने पीने की सीमा जानता हूं। मैंने आपसे कहा ना, 1.5 इंच ऊपर।